तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो मेरे आज के इस सेशन में आज ये जो सेशन है मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है क्योंकि आज हम पहली बार में मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जितना बताया जाए और उतना बच्चे समझ भी पाए, ये बहुत बड़ी एक सेशन की सक्सेस होती है। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या कॉम्पिटेंसीज, क्या-क्या कोर्सेज आपको लगते हैं। और अगर किसी वजह से आप ड्रॉप आउट हो गए हैं, ड्रॉप आउट यानी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो भी आप आगे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या 2-3 क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? या ऐसा होता होगा कि बार-बार आप फेल हो जाते होंगे या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कभी-कभी आपके मन में ऐसे भी विचार आते होंगे कि यार ये स्कूल ना मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है ये स्कूल। या ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों के साथ कि आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो या आर्थिक स्थिति ठीक ना हो या आर्थिक पारिवारिक स्थिति ठीक हो लेकिन आपके मेंटल स्टेट उस लेवल का ना हो, उस तरीके से आप ना सोच पा रहे हो कि मुझे पढ़ना चाहिए। यानी कुल मिला के स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या ये कहें कि मज़ा ही नहीं आ रहा। तो जब मज़ा ही नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं अक्सर उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और समझ में नहीं आती तो स्कूल से वो भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, घर में बैठते हैं या कुछ और करते हैं। ऐसे बच्चों को हम स्कूल ड्रॉप आउट्स कहते हैं। लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब एकदम ही ये नहीं होता है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या उनमें कोई समझ की कमी होती है या फिर वो बाकी बच्चों से कम होते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसी फीलिंग आती हो, तो ये सेशन डेफिनिटली आप लोगों को काफ़ी मदद करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो बच्चों ये बताइए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मैं यहाँ सभी से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या स्कूल को छोड़ देना, यानी स्कूल की पढ़ाई आधे-अधूरे में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना और सक्सेसफुल होना या सफल होना क्या संभव है? यस या नो? कोई एक आंसर देगा क्या मुझे? चलिए मिक्स्ड से रिस्पॉन्सेज हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ सही है और कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऐसा सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि स्कूल जो है उसको अगर आप किसी कारणवश अपनी पढ़ाई स्कूल का करिकुलम आप प्रॉपरली कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो भी डेफिनेटली 100% लाइफ में सक्सेस होना पॉसिबल है। अब पॉसिबल कैसे है इसको हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखो बच्चों क्या होता है कि दो चीजें हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है स्किल और दूसरा होता है एजुकेशन। स्किल यानी कौशल और शिक्षा यानी एजुकेशन। तो शिक्षा वो है जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं। शिक्षा एक फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, यानी KG 1 में बच्चा एडमिशन लेता है, धीरे धीरे आप पास होते हैं, देन प्राइमरी में जाते हैं, मिडिल में जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, हायर सेकेंडरी जाते हैं, तब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो ये प्रॉपर हायरकी बना हुआ है, यानी एक प्रॉपर लेवल ऑफ एजुकेशन है जिसको कि हम फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी शिक्षा का एक औपचारिक सीखने की प्रक्रिया। अगर हमने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखा है तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होते हैं। अब वहीं दूसरी बात आती है कौशल की। कौशल का मतलब होता है प्रैक्टिकल एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क, दैट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ योर्स, इट इज कॉल्ड स्किल। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपने क्षमता या कॉम्पिटेंसी या तरीके अर्जित किए हैं, व्यवहारिक क्षमता जो अर्जित की है, उसे हम कहते हैं कौशल या स्किल। तो डेफिनेटली एजुकेशन जरूरी है, लेकिन यदि हम स्किल पे जाते हैं यानी हाथ का काम सीखते हैं, जिसको हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हाथ से काम करने की आदत। तो जिन लोगों को हाथ से काम करने की आदत होती है या जो लोग स्किल सीखते हैं, डेफिनेटली वो आगे जाके सफल हो सकते हैं। ये शिक्षा और एजुकेशन और स्किल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो है, एक दूसरे के पूरक तो हैं, लेकिन यदि आपने शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं मिली है तो भी आप स्किल एजुकेशन के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ी-सी चीज़ें, क्योंकि आप सभी स्कूलों में बच्चे, आप सभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि सरकार भी काफ़ी सारी पहल कर रही है कि जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल में रहें, रिटेन करें और ड्रॉप आउट्स की दर जो है वो कम हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, जिसको कि हम नेशनल ओपन स्कूलिंग कहते हैं। तो बच्चों, अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको नेशनल ओपन स्कूलिंग की भी और डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से ये आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरा है, आपने ये सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेसिकली ये क्या है? कहीं न कहीं ये आप लोगों को स्कूल में रोकने के लिए, आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया सरकार का प्रयास है। उसी तरीके से स्वच्छ विद्यालय हैं, सक्षम है। सक्षम बेसिकली जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी की नीड्स अलग होती है, डिसेबिलिटी होती है किसी प्रकार की, उनके लिए सक्षम होता है। स्वयं कार्यक्रम होता है। स्वयं कार्यक्रम होता है कि अपनी पेस ऑफ लर्निंग के हिसाब से बच्चा खुद से सीखता है। इसी के साथ प्रथम है एक कार्यक्रम। प्रथम कार्यक्रम जो है ये खासकर लड़कियों को और महिलाओं को फोकस करते हुए बनाया गया है। बेसिकली इसका काम है कि ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियां जो कि 10th पास हो चुकी हैं और आगे की पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको एक सेकंड चांस दिया जाए कि वो आगे अपने हिसाब से स्किल्स, कौशल और शिक्षा अर्जित करके अपने पाँव पर खड़ी हो सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि अब हमने, मन तो नहीं लग रहा है स्कूल में जाने का, मन तो नहीं लग रहा है मैथ्स पढ़ने का, मन तो नहीं लग रहा है साइंस पढ़ने का, और स्कूल में तो एकदम ही मजा नहीं आ रहा है। तो अब किसी तरीके से एग्जाम देते हैं और पास भी नहीं हो पाते, और होते भी हैं तो किसी मुश्किल से रोते हुए। तो ऐसे क्या करें कि हम आगे बढ़ पाए। और बेसिकली एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगी कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल ड्रॉप आउट के लिए नहीं है। जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज कॉमन है। इन कोर्सेज के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉप आउट बच्चे ही इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने ब्रॉडर वे में, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि किस प्रकार के अवसर या ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, जो हमारे बच्चे ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपको कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ने में भले ही अच्छे हो चाहे नहीं हो, लेकिन टेक्नो से भी होते हैं, उनको टेक्निक्स को ग्रास्प करने, नए टेक्नोलॉजी को पकड़ने का बहुत एक अच्छा तरीका होता है उनमें। जनरली हम देखते हैं कि स्मार्टफोन है। अब तो सभी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जनरली बच्चों के पास आते हैं कि बेटा ये बताना कि ये ऐप कैसे चलता है, ये कैसे डाउनलोड करें या कैसे। और बच्चे जो छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं वो झट से बता देते हैं। रीजन क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को बहुत स्पीड में पकड़ते हैं। तो यदि आपका भी इस प्रकार का कोई ओरिएंटेशन है, तो आप आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है। और आजकल ये सारे कोर्सेज जो होते हैं, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ट्रेंड में है, तो ये कोर्सेज की डिमांड भी बहुत है। नेक्स्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी एंड वेलनेस एक ऐसा क्षेत्र है जो इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना फैला हुआ, इतना व्यापक है कि इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या है कि शुरुआत में कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि ब्यूटी एंड वेलनेस वाली जो चीज है वो सिर्फ महिलाओं और लड़कियों तक के लिए ही सीमित है, और पार्लर या ब्यूटी सैलून में कौन जाता था? सिर्फ महिलाएं या लड़कियां ही जाती। तो अब ये चीज नहीं है। अब ये जेंडर जो बाइजनेस है, जेंडर का जो इशू है, यहाँ से हट गया है। जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो आजकल बॉयज भी ये कोर्सेज कर रहे हैं, बॉयज भी बढ़िया अच्छा सैलून रन कर रहे हैं, और लड़के भी सैलून में जाके अपनी ग्रूमिंग करते हैं, जो कि नीड ऑफ द टाइम है। तो आप कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, हेयर ड्रेसिंग है, स्पा थेरेपी, मतलब इसमें तो इतनी सारी एंडलेस चीजें हैं कि जब आप एंटर होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत डिमांड है। और आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो और इसमें कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये आपकी स्किल है, ये आपकी सर्विस है कि आप अपने जो क्लाइंट आपके पास आया उसको कैसे सर्विस देते हैं।
तो उस हिसाब से वो बंदा आपके पास, क्लाइंट आपके पास आते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो आजकल नए-नए तरीके के वाहन आ रहे हैं। पहले तो पेट्रोल एंड डीज़ल इंजन होते थे, आजकल आप देख रहे हैं ईवी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ गए हैं, उनके लिए भी अब अलग प्रकार की इंजीनियरिंग चाहिए, अलग प्रकार की रिपेयरिंग सर्विस चाहिए, अलग प्रकार का मेंटेनेंस चाहिए। तो ऐसे लोगों की आज की डेट में कमी है, तो आप इससे रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम होटल मैनेजमेंट। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? कुछ ही को वॉइस की इश्यू आ रहा है क्या? मैम आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है, ओके ओके, थैंक यू। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ये भी अपने आप में बहुत व्यापक है। मैं आपको सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नाम बता रही हूँ। इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें एन नंबर्स ऑफ करियर्स हमको मिलते हैं। हम केटरिंग है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, और इसके बाद धीरे धीरे जब हम जाते हैं तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज और हमको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस है। जैसे कि हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो जरूरी नहीं है कि इंटीरियर डिजाइनर का डिग्री डिप्लोमा लेके ही काम किया जाए। अगर आपका इसके प्रति ओरिएंटेशन है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, तो स्मॉल स्केल पे आप शुरू कर सकते हैं और फिर आप कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स उसके बेसिस पे आगे कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिनको आप कर सकते हैं। इसी के अलावा इसी क्रम में आगे भी और चीजें हैं, जैसे हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। हेल्थ केयर ऑफ एंड नर्सिंग में हम देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली अगर अपन फॉर्मल एजुकेशन में जाएंगे तो आपको बायो लेके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे, तब आप जाके कुछ लैब के टेक्नीशियंस बन पाते हैं, नर्सिंग बन पाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बन पाते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो हम ये देखते हैं कई सारे टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं। मशीन ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि आजकल हॉस्पिटल्स में काफी सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, काफी सारी मशीन्स हैं, जिनको, जो कुछ कंप्यूटर बेस्ड भी होती हैं, कुछ इस तरीके की हाईली डेवलप्ड मशीन्स हैं जिनको चलाने के लिए हर किसी की बस की बात नहीं होती, तो उसके टेक्नीशियंस अलग होते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइप से किसी नर्सिंग असिस्टेंट की तरह या मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की तरह या फिर मशीन टेक्नीशियंस की तरह काम कर सकते हैं। और इसमें एक और जो एक बहुत बड़ा सेक्टर अभी हम प्रैक्टिकली जो मैं अनुभव कर रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ कि जो बहुत बड़ा एक सेक्टर आ रहा है, वो है केयर गिवर का, मेडिकल केयर गिवर। ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एक फील्ड डेवलप होने वाला है। कि मेडिकल केयर गिवर का मतलब ये है कि आज के जमाने में जब सब लोग बहुत बिजी हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई बीमार होता है और लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो उसको फुल टाइम एक केयर की जरूरत होती है। और ना सिर्फ एक केयर की जरूरत होती है, बल्कि एक एक्सपर्ट केयर की जरूरत होती है, जो कई बार घर वाले नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल केयर गिवर की जरूरत होती है। बच्चों को हो सकती है, बुजुर्गों को हो सकती है, या फिर किसी विशेष प्रकार की बीमारियों में हो सकती है। तो इसके लिए भी कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक सेक्टर अभी अपकमिंग बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। देखिए, जब भी हम अगर अपनी ही बात करें तो कई बार जब लाइट चली जाती है या कुछ फ्यूज हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो बड़े ही बात बहुत छोटी होती है लेकिन हमको समझ में नहीं आती है, और हम ऐसी स्थिति में ढूंढते हैं कोई इलेक्ट्रिशियन। और इलेक्ट्रिशियन बहुत आते हैं और बोलते हैं, अरे मैडम इतना सा तो काम था, जरा सा काम था। तो कई बार हमारे अप्लायंसेज हैं, सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं, ये अप्लायंसेज थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो बाद में हमको पता चलता था बड़ा थोड़ा सा काम था। लेकिन क्योंकि हमको नहीं आता, हम अवेयर नहीं है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं और उनको हम अच्छा खासा पे करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में विजिट करने आते हैं। इसके अलावा
आजकल हम देखते हैं कि जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं, उनके लिए हम एक एनुअल मेंटेनेंस करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस में हम किसी कंपनी को दे देते हैं या किसी व्यक्ति को दे देते हैं, या जहाँ से हमने खरीदा है उसी फर्म को दे देते हैं कि भाई आप वो आते हैं साल में 2 या 3 बार उसको चेक करके जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये टेक्नीशियंस होते हैं। तो अगर आपका इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप इस प्रकार के काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री होती है टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री। टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, फैशन बदलते ही रहते हैं और कपड़े नए-नए तरीके के बनते ही रहते हैं। आज जिस चीज़ का फैशन है, कल किसी और चीज़ का फैशन हो जाता है और कपड़े ऐसी चीज़ हैं कि जो बार-बार, बार-बार हमको नए लेने ही पड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे कि आप अ, बहुत छोटा बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे आप टेलरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कहना चाहिए, कि अगर बड़े-बड़े बुटीक जो हम जहाँ पे हम अपने ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे भी कोई उस कपड़े की कटिंग कर रहा होता है, कोई मेजरमेंट ले रहा होता है और कोई उसको टेलर कर रहा होता है और कोई उसको सिल रहा होता है। तो ये हुनर है जिसको कहना चाहिए और ये हुनर पढ़ाई-लिखाई से नहीं आएगा, ये करने से आएगा। तो यदि आपके अंदर ये इस प्रकार के भी हुनर हैं, जिसको हम छोटा नहीं बोल सकते, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। फैशन डिजाइनिंग के लिए ऑब्वियसली फैशन डिजाइनिंग का कोर्सेज होते हैं, वो करना पड़ता है, लेकिन उससे आप सर्टिफाइड बनते हैं ऑब्वियसली। लेकिन यदि आपने वो नहीं भी किया है, लेकिन आप देख के भी सीख के भी अपना एक छोटा मोटा बिजनेस डाल सकते हैं और डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। कुलिनरी आर्ट्स होते हैं। कुलिनरी आर्ट्स का मतलब होता है कुकिंग एंड बेकिंग। बेसिकली जो हम बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसको हम ये कहते हैं। तो खाना बनाना हम देखते हैं कि घर में मम्मी बनाती हैं या घर के और लोग बनाते हैं और आजकल तो इसमें जेंडर इश्यू नहीं रहा गया, लड़के भी खाना बनाते हैं और ये एक लाइफ स्किल है, तो ये सबको बनानी ही करनी ही चाहिए। तो कुकिंग, बेकिंग और फूड सर्विस मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। आजकल मैं देखती हूँ कि कई सारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अच्छा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन केक बनाने का काम कर रहे हैं। एज़ अ हॉबी शुरू किया था लेकिन बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके के छोटी-छोटी चीज़ें हम सोचेंगे तो हम उसको भविष्य में बहुत बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये जितने सारे मैंने आपको ऑप्शंस बोले हैं, ये सारे कोर्सेज़ जो हैं हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस जैसे कि एनएसडीसी जिसको हम कहते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके अंडर में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं ये ऑफर करते हैं जो सरकारी संस्थाएँ होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, कुछ वोकेशनल स्कूल्स भी होते हैं जिनमें ये सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसमें एनएसक्यूएफ अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन का संचालन किया जाता है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल स्किल्स प्रदान किए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स हैं और उनके तहत हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। और ये बेसिकली स्किल देने के लिए है, पढ़ाई रोकने के लिए नहीं है। यदि आप इनमें से कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, तो उसे इस बात की जानकारी होगी कि 2 साल का करिकुलम होता है, एक 9th और 10th के लिए और एक होता है 11th और 12th के लिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उन सब्जेक्ट के साथ-साथ आप एक सब्जेक्ट के रूप में ये ले लेते हैं, जैसे हेल्थ केयर टेक्नीशियन होता है या फिर अपैरल्स में मेडअप्स एंड ये चीज़ें होती हैं या फिर टूरिज़्म में है। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर में है, सीसीटीवी आजकल आ गया तो सीसीटीवी और वगैरह के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये आप ले सकते हैं और इसका जो आपको सर्टिफ़िकेट मिलता है वो नेशनल लेवल का सर्टिफ़िकेट होता है, उसके बेसिस पे आप भविष्य में आगे काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी तरीके से जो कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, जो थोड़े से हटके भी हैं और अच्छे भी हैं, उनको आप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि फ्लोरल डिज़ाइनर है, फ्लोरल डिज़ाइनर ये मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ। फ्रो कुछ जो अलग हैं उनके बारे में डिटेल बता देती हूँ क्योंकि फ्लोरल डिज़ाइनर अगर आप ऐसे समझें कि आजकल जितनी भी शादी पार्टी होती हैं या कुछ और इस तरीके का कोई भी ओकेशन होता है, तो आजकल लोग फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन की तरफ जाते हैं। तो फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन क्या है कि ताजे जो फूल होते हैं, जो हमारे
रियल फूल होते हैं, प्लास्टिक के फूल नहीं, उनसे डेकोरेशन किया जाता है, तो पूरा स्टेज डेकोर किया जाता है। तो वो अपने आप, और उसके बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वो फूल भी बहुत महंगे होते हैं और उस डेकोरेटर का चार्ज भी बहुत होता है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था मैकेनिक है, तो मैकेनिक आप अभी जो ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें जा सकते हैं। फूड सर्विसेज हैं, आप छोटे मोटे जैसे वेंडर की तरह शुरू कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे लोग होटल मैनेजमेंट करके भी अपना छोटा सा खाने का स्टार्टअप शुरू करते हैं और धीरे धीरे यही चीज आगे बढ़ती है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर की कमी रहती है। ड्राइवर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि एक कार लेके इधर से उधर जाना। हैवी वेट ड्राइवर्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी जो जॉब्स जाती हैं, मशीन्स जाते हैं, उनके लिए हैवी वेट ट्रक्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनका चलाने, उनकी मशीनरी अलग होती है। तो ऐसे प्रोफेशनल ड्राइवर्स बन सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये लड़कियों को पता ही होगा और लड़कों को भी ये चीज पता होगा कि अगर हम देखते हैं कि करवा चौथ है या फिर इस टाइप का कोई भी फंक्शन आता है, राखी है, तीज है, तो ऐसे टाइम पे ये बच्चे यहाँ बहुत कमाते हैं, क्योंकि ये अच्छा मेहंदी लगाते हैं। और क्योंकि हमारा रिवाज है, रीति रिवाज है, रिचुअल है मेहंदी लगाने का, और उस वक्त ये बहुत एक अच्छे आर्ट की तरह निकल के आता है। कारपेंट्री है, पेंटिंग है, फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में काफी सारे लोगों की आवश्यकता होती है। अब मोबाइल रिपेयरिंग है, सीसीटीवी, सीसीटीवी अपने आप में अभी एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप होके आ रहा है कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए भी हमको टेक्नीशियंस लगते हैं। सीसीटीवी की रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी हमको टेक्नीशियंस लगते हैं। तो इससे रिलेटेड ये बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज होते हैं। उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ स्किल्स को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसके अलावा जो है कि ये तो कोर्सेज हो गए। कोर्सेज के अलावा अब आप किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज, वैकल्पिक नौकरियां आपके लिए अवेलेबल हैं। एक तो होती है तरीके से कि पढ़ लिया, पढ़ के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, नौकरी किया, और एक होता है कुछ अलग विकल्प भी होता है हमारे पास कि हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकें, जैसे कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपने वर्ड सुना होगा। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो स्किल है हम उस स्किल को बेच रहे हैं। जैसे राइटिंग स्किल अगर आप में है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख पाते हैं, कई बच्चे ऐसा होते हैं उनके बोलना बहुत अच्छा आता है। तो आप, अगर आप राइटिंग स्किल है तो आप राइटर की तरह कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अगर आपको टेक्निकली, आप कंप्यूटर में या डिजाइनिंग में आप अच्छे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोलने में अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारे प्रोग्राम, इवन घर की शादियां भी होती हैं, उसमें भी एंकर बुलाए जाते हैं। तो अगर आप एंकरिंग कर सकते हैं, तो ये सारी फ्रीलांसिंग कोर्सेज है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये आपकी स्मार्टनेस और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। दूसरा है ऑनलाइन कुरिकुलम कोर्सेज एंड ट्यूशंस। हम ये देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन कोचिंग और ट्यूशंस का भी बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि यूडेमी है या टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको की टीचर्स की आवश्यकता होती है। तो यदि आप अच्छा कुछ सब्जेक्ट, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में भी आपका कमांड है, देखिए जरूरी नहीं होता है कि अगर हम स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पांचों में हम एकदम परफेक्ट हों। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो और बाकी के कोई सब्जेक्ट उसे समझ में ना आते हो। तो ऐसी फ्री जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप जुड़ के ट्यूशंस ले सकते हैं, या आप अपने लेवल पे भी ट्यूशन ले सकते हैं, जो कि 1 to 1 हो सकता है या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। कंसल्टेंसी दे सकते हैं। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि यदि आप पर्टिकुलर कोई काम करते हैं और उस काम में आपको है, तो इसके लिए भी आप बाकी लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और कंसल्टेंसी अपने आप में आज की स्थिति में एक बहुत बड़ा मार्केट की तरह डेवलप हो रहा है। बस इसमें आपको ये चाहिए होता है कि आपको अपने आप की स्किल को प्रेजेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स जो होता है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो जिसमें कि आप अपने सामान को बेच सकते हैं। तो ये सामान, जैसे कि हम हैंडीक्राफ्ट देखते हैं, हाथ के बनाए हुए सामान की आजकल बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि
लोग मार्केट का मशीन का बना हुआ तो बहुत लेते हैं, लेकिन आज भी जो चीज हैंडमेड होती है, हाथ से बनी हुई होती है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, वो क्लासिक चीज होती है। तो यदि आप इस तरीके की कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप लोकल रूप में कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को जोड़कर ऐसे कोई काम शुरू कर सकते हैं कि आपने उनसे लोकल स्तर पर सामान बनवाया और आपने उनको ई कॉमर्स के थ्रू, इन वेबसाइट के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने उनको बेचा। तो इस तरीके से डिजिटली हम सामान को बेचने का काम भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड ब्लॉगिंग है और व्लॉगिंग है, ये बच्चे, आजकल के बच्चे ये सभी जानते होंगे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूब पे चैनल पर अपने कंटेंट देना, या जिसको हम कहते हैं कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या यूट्यूबर हो सकते हैं, या गेमर हो सकते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जो हमारे नए बच्चों को सभी को बहुत भाता है। और है तो पहले तो आपको अपना पैशन फॉलो करते हुए आपको ये देखना होगा कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं। यदि आपका कंटेंट अच्छा होता है तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे फिर मोनेटाइजेशन भी होता है। मोनेटाइजेशन यानी इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, यानी स्पॉन्सरशिप मिलता है, देन आपको एड्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से भी आगे बढ़कर कमाया जा सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट एक बिजनेस है। रियल एस्टेट में क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी डीलिंग। तो यदि आपका सोशलाइजेशन अच्छा है तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी को कुछ खरीदना है और किसी को कुछ बेचना है, लेकिन दोनों को मिलाने का काम जो होता है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा टेक स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे आपने आजकल सुना ही होगा कि स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं बड़े से बड़े, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रहे हैं लोग, वो भी आके अपना एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हैं। तो रीजन क्या है कि यदि आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया का मतलब होता है कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अलग हटके आपके पास यदि कोई आइडिया है, तो उस आइडिया को आप बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कुछ है तो ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर या टेक्निकल कंसल्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी चीज हो सकती है जो आप अलग हटके सोच सके। जैसे कि आज की स्थिति में हम देखते हैं कि ओला या उबर जो है, हम कैब, कहीं पे भी जाना होता है हमको कैब लेना होता है, लेकिन ओला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, किसी ने ये सोचा कि इस तरीके से किया जा सकता है, और आज वो उनका कई बहुत बड़ा टर्नओवर हो गया है और ऑल ओवर इंडिया ये चीज चल रही है। तो सिर्फ सोचने की जरूरत होती है कि हम किस तरीके से क्या चीज करें, तो उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में जाएं तो आज हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस पे लोग बहुत ध्यान देते हैं। जिम जाते हैं बच्चे, और इसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं। बॉडी बनाने की बहुत एक बहुत एक लोगों को अंदर से इच्छा होती है, और बॉडी जिनकी बन जाती है तो बड़ा बढ़िया वो शो ऑफ भी करते हैं। तो क्यों ना हम इसको, फिटनेस ट्रेनिंग को अपने बिजनेस के रूप में ले लें। हम जैसे कोचिंग करते हैं, पढ़ाई की कोचिंग करते हैं, हम फिजिकल फिटनेस की कोचिंग भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की कोचिंग भी कर सकते हैं। तो यदि आप एक अच्छा बॉडी अपनी आपने बनाई है तो बॉडी बिल्डिंग में करियर बना सकते हैं, साथ ही साथ लोगों को ट्रेन करने का जिम ट्रेनर के रूप में या फिर फिटनेस ट्रेनर के रूप में ये भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलात्मकता है, आपके अंदर क्राफ्टमैनशिप है, तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं इनका तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं ज्वेलरी मेकिंग, तो ज्वेलरी मेकिंग एक अपने आप में इतना बहुत सिंपल बट इम्पोर्टेंट ऐसा टास्क होता है कि बच्चे घर में बैठ के भी बना लेते हैं और खुद भी पहनते हैं, लोगों को गिफ्ट भी करते हैं। वुड वर्किंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी स्किल्स हो सकती है। तो आजकल स्कूल्स में शायद उतना नहीं सिखाया जा पाता है, लेकिन पहले एक SUPW का पीरियड होता था, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, उसमें बहुत सारी चीजें हैंडी क्राफ्ट सिखाई जाती थी। तो ये अगर हैंडीक्राफ्ट चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, आपका कुछ रुझान है, तो इस तरीके की चीजों को भी किया जा सकता है, और लोकल स्तर से शुरू करके हम बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्रबंधन, जिसको कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से ही दुनिया चल रही है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना, तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि
अपने जो मीडिया कंटेंट है उसको मैनेज करना चाहती हैं, तो वो लोगों को हायर करती हैं। तो उन वो किन लोगों को हायर करती हैं? एक तो वो होता है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, और दूसरा वो उन लोगों को हायर करती हैं जो लोग इस फील्ड में स्थापित हैं, यानी जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। तो उनसे वो संपर्क करती है। डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑल्टरनेटिव जॉब ऑप्शंस हैं जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स ले लें आपसे, मैं आपसे एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि ये जितने सारे मैंने ऑप्शंस बताए हैं, ये सारे ऑप्शंस हमको मिलेंगे कहाँ पे? एक तो हमारे पास नेशनल ओपन स्कूलिंग, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था, एनओएस। भारत सरकार द्वारा एनओएस को स्थापित करने का उद्देश्य ही यह था कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या फिर ऐसे बच्चे या बड़े जो कि किसी कारणवश अपने रेगुलर स्कूलिंग से हट गए हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि एक उम्र के बाद फिर उनमें इच्छा जागृत हुई है कि नहीं हमें पढ़ना है, तो उनके लिए नेशनल ओपन स्कूलिंग स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे काफी सारे चांसेस मिलते हैं। जैसे रेगुलर स्कूलिंग में आपने एक बार एग्जाम दिया, अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए, और अगर आपकी कंपार्टमेंट आई या सप्लीमेंट्री आई तो आपको एक चांस और दिया जाता है। लेकिन नेशनल ओपन स्कूलिंग में आपके पास रिपीटेडली कई सारे चांसेस होते हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट छूट गया है किसी वजह से, तो सिर्फ अगले साल आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होती है, और इस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईटीआईज होते हैं जो कि हर जिले में उपस्थित हैं। तो ये आईटीआईज में भी इस टाइप के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं, और उनमें एक साल के भी कोर्सेज होते हैं, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिनको कि हम सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं, जो कि 3 महीने या 6 महीने के होते हैं। वैसे ही क्रिस्प है एक, क्रिस्प एक संस्था है, वो भी बहुत सारे इस टाइप के कोर्सेज कराती है। और प्राइवेट संस्थाएं तो अनगिनत अनगिनत है, जिनके जो आप जिस जगह पे अभी आप रहते हैं वहाँ पे आप ये संस्थाओं को देख सकते हैं। लेकिन सरकारी तौर पे ये संस्थाएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है, उसमें भी इस प्रकार के काफी सारे कोर्सेज हैं। तो आप वहाँ जाइए, उनसे वो कोर्सेज लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना, जब आप वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाएंगे, जब आप अपना काम शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप लोगों को काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो दैट्स ऑल। आप अभी मिनी मैम ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी, और उसी के आगे की कड़ी में मैं स्किल डेवलपमेंट पे मैंने लास्ट टाइम भी सेशन लिया था, और उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें जैसे मिनी मैम ने भी आपको बताया कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो ड्रॉप आउट बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उसमें एक बहुत अहम चीज है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। माने आप अपना खुद का व्यवसाय, अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो वो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, उस पे हम थोड़ी सी चर्चा अभी करेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोग जो मेरे साथ में अभी जुड़े हैं, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसा मैं हर बार आपसे करती हूँ, और उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग पेपर पेन लेके ही बैठे होंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको तत्काल लिख लेने चाहिए। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो अभी हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि अगर मुझे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है। देखिए, रातों रात तो हम अंबानी बन नहीं पाएंगे, और अंबानी भी रातों रात नहीं बने थे। उन्होंने शुरुआत छोटे लेवल पे ही की होगी। तो ऐसे ही आप छोटे लेवल पे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उस पे हम चर्चा करेंगे। और आगे मार्केट क्या चाहता है, या किस तरह से हमें अपना व्यवसाय सिलेक्ट करना है, हम इस पे आगे बात करेंगे। देखिए, आपको यदि अपना व्यवसाय भी शुरू करना है, तो यू हैव टू बी स्किलफुल। आपके अंदर कुछ कौशल होने चाहिए, जिन कौशलों का विकास करके आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको किसी दूसरे के लिए काम करना है तो भी आपको इन्हीं कौशलों की आवश्यकता होगी, या आपको अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना है तो भी आपको इन्हीं कौशलों की आवश्यकता होगी। जैसे हमने इन कौशलों को मूलभूत रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
क्रिएटिव थिंकिंग मैंने पिछले बार अपने सेशन में एक गतिविधि भी कराई थी, अगर वो बच्चे अभी जुड़े हैं तो उन्हें याद होगा। मैंने आपको 9 डॉट्स एंड 4 लाइन्स वाला एक गेम करवाया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो हम कर पाते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज व्हाट, जब हम आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे। अगर हम उसी लिमिटेड डिब्बे में ही फोकस रख के सोचेंगे तो हम मार्केट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जब छोटे थे वो कैमरे आते थे, उसमें रोल डलते थे। वो रोल जो थे वो कोडैक कैमरे के होते थे, कोडैक एक कंपनी थी उनकी होती थी। लेकिन जैसे ही डिजिटल मोबाइल आना शुरू हुआ तो कोडैक कंपनी जो थी वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने स्किल्स चेंज नहीं किए। वो तब भी रील ही बनाते रहे, जबकि मार्केट में रील की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया थी। फोटो खींचते थे, फिर वो रील पूरी होती थी, फिर वो धुलने जाती थी, फिर उसकी फिल्म को सुखाया जाता था, उसमें बहुत सारा केमिकल लगता था, बहुत लेंथी प्रोसीजर था। और डिजिटल फोटोग्राफी तो बहुत आसान हो गई, आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन से एक क्लिक पे आप कितने फोटो खींच लेते हैं, आप सबको आइडिया है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज व्हाट, आपको लीक से हटके सोचना पड़ेगा, नया कुछ सोचना पड़ेगा कि आप मार्केट की डिमांड के साथ या जो अवेलेबल है उसमें भी आप नया क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर क्या क्या आती है? नंबर 1 है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। नंबर 2 है इमेजिनेशन, आप कल्पना कर पाए कि आप कल्पना करके क्या चीज मैं नया कर सकता हूं, इसी चीज को मैं नया कैसे कर सकता हूं। वही चीज नई जब होती है तब वो आगे जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, शैम्पू की पहले शीशियां चलती थी, बड़ी बड़ी शीशियां होती थी और बहुत महंगी होती थी, सबकी पहुंच में नहीं होती थी। घर में एक बार शैम्पू आ जाता था तो थोड़ा थोड़ा करके खर्च किया जाता था। किसी ने लीक से हटके सोचा कि क्यों ना इसके छोटे छोटे से पाउच बना दिए जाए और वो सस्ते कर दिए जाए। तो आप जानते हैं 1-1 रुपए में पाउच मिलते हैं आजकल छोटे छोटे से। और ये जो बिजनेस है वो रातों रात ग्रो कर गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। तो किसी ने थोड़ा सा लीक से हटके अगर सोचा तो वो व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। चाय की दुकानें हैं, हर ठेले पे चाय मिलती थी, आजकल आप जानते हैं चाय ब्रांडेड हो गई हैं, बड़ी बड़ी उसकी फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ नयापन कर दिया। एक जगह मैंने देखा था वो तंदूरी चाय बोलते हैं। वो क्या करते हैं, कुल्हड़ को उसको तंदूर करते हैं, कोयले पे उसको वो फ्राई करके फिर छौंक लगा के फिर चाय देते हैं, लोग वहां पीते हैं। तो आप मार्केट में घुसने के पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए? तो आपको क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, कि समस्या तो है लेकिन मैं उसका हल कैसे ढूंढ सकता हूं या ढूंढ सकती हूं। तो आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच में आप सिर्फ समस्या 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 पे सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है, ये तो हल ही नहीं हो सकती है। क्योंकि जितना आप समस्या को बड़ा करते जाएंगे हल करने की थॉट उतनी ही छोटी होती जाती है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनानी चाहिए कि इस समस्या का हल क्या है। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली थिंकिंग होनी चाहिए। सुपर पावर क्रिएटिविटी चाहिए आपको। सुपर पावर क्रिएटिविटी किस बात से है? वो जो नेचुरल स्किल है हमारे अंदर, कई लोगों के अंदर, जैसा अभी मिनी मैम भी बता रही थी कि ब्रेन में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, कि आपका ब्रेन का वो हिस्सा ज्यादा काम करता है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। तो आप ना चुटकियों में कुछ क्रिएटिव सोच लेते हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर अगर बाय बॉन्ड नहीं है तो मैं क्या करूं। आप प्रैक्टिस करके भी उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि लीक से हटके सोचें। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक और चीज की डेवलप करनी होती है, दैट इज जजमेंट। कई बार क्या होता है कि आप एक कमरे में एंटर करते हैं और एंटर करते ही आप तुरंत उसके कोने कोने में देख के और आप चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं अपने ब्रेन में। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप उससे पहली बार मिलते हैं, लेकिन आप उसके हाव भाव, उसकी आवाज, उसकी एवरीथिंग आप उसको जज कर लेते हैं। एंड यू नीड टू कंपेयर दैट। जब आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं, तो आप उनके बीच में
तुलनात्मकता करके नए पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स का बाजार में बहुत उपयोग होता है। आप जानते हैं पूरा बाजार जो है वो साइकोलॉजी बेस्ड है, पूरी मार्केटिंग जो है वो साइकोलॉजी बेस्ड है। तो इसके लिए ये बेसिक स्किल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको अपने व्यवसाय में बहुत काम आती है। दूसरी चीज है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन माने साथ में लोगों के साथ मिलजुल के, क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज है कि आप अकेले में नहीं कर सकते। ना आप अकेले में कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, ना अकेले ही आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप वन मैन आर्मी होके किसी बिजनेस को नहीं चला सकते। आपको लोगों के साथ काम करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये कोलैबोरेशन वाला जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने कौन से स्किल लिए हैं? मेन हेडिंग के अंदर हमने लिया है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको भावनात्मक रूप से अपनी भावनाओं का प्रबंधन करते आना चाहिए, क्योंकि जब आप व्यवसाय करने जाते हैं तो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आपको घाटा भी हो सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए कि मुझे किस तरह से इस घाटे के साथ में उबरना है, कैसे मुझे नया शुरू करना है, क्योंकि बिजनेस उतना आसान नहीं होता। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, कई बार उसमें सक्सेस नहीं होता है, आप फेल होते हैं, आप हारते हैं, फिर आपको डबल हिम्मत से फिर दोबारा उसमें जूझना पड़ता है। फिर आप नए सिरे से कोई नया बिजनेस उठाते हैं, फिर उसमें ऐसा आपने अपनी लाइफ में आपको ये बात कई बार करना पड़ता है, और आप अगर खुशकिस्मत होते हैं तो एक बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो भी वहां आपको अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है तब भी आप इससे लिमिट से बाहर जा सकते हैं। तो आपको वहां भी अति वाले जो भी इमोशंस हैं उनको आपको बैलेंस करना आना चाहिए, उसका प्रबंधन आपको आना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है। दूसरी स्किल है टीम वर्क। आपको, जैसा मैंने कहा, आपको अपना व्यवसाय करना है तो आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपके अंदर ये भी होना चाहिए। अगली जो चीज है दैट इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी माने मैं चीजों को कितनी जल्दी अपना लूं, उस माहौल में अपने आप को कितनी जल्दी ढाल लूं। कि आप किसी भी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस एरिया को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक गांव में हैं, उस गांव में जिस चीज की डिमांड है आप उसका व्यवसाय करेंगे तो वो चीज वहां बिकेगी। लेकिन वही चीज अगर आप लेके किसी A1 सिटी में चले जाएंगे तो हो सकता है उसकी वहां जरूरत नहीं है, वहां किसी और चीज की जरूरत है। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहे, लेकिन जब आप A1 सिटी में जा रहे हैं तो वहां की सिचुएशन, वहां की डिमांड के हिसाब से आप अडेप्ट कर लें उस चीज को, अपने जो प्रोडक्ट है उसमें बदलाव कर लें तो वो चीज वहां बिकेगी। ऐसे ही जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज कम्युनिकेशन। ये तो हर जगह काम आती है। संवाद कौशल, क्योंकि आपको जब भी आप काम कर रहे हैं दूसरों के साथ तो वहां आपको संवाद करना आना चाहिए। अगर आप संवाद में बहुत अच्छे हैं तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास संवाद कौशल नहीं है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, और ना ही आप समझ पाएंगे कि दूसरा क्या चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या है? एक्सप्रेशन। सबसे पहला एक्सप्रेशन है खुद को एक्सप्रेस करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, आपकी भाषा, क्योंकि आप जब दूसरे से बात करें तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए। जब हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं जब वो ग्लोबल हो जाते हैं, वो पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो वो उसकी जगह के हिसाब से, जैसे आप जानते हैं गूगल है, गूगल शुरू अंग्रेजी से हुआ था, लेकिन जब वो लोगों के बीच पहुंचा तो वहां की स्थानीय भाषाओं में उसने संवाद शुरू कर दिया। कि आप जानते हैं आपके फोन पे हिंदी में भी टाइपिंग होती है, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ हैं, बांग्लादेश में है तो बांग्ला में हो रहा होता है, नेपाल में होगा तो नेपाली में हो रहा होता है। तो आपको क्लाइंट्स के साथ भी डील करना है, ये तो गूगल की बात की मैंने। लेकिन जब आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स के साथ डील करना है। मान लो आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपको व्यवसाय करना है साउथ में, तो आपके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो वो भी समझे और आप भी समझे, नहीं तो आपका प्रोडक्ट सीमित रह जाएगा एक जगह तक। तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पैथी, जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा ही एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एम्पैथी होती है दूसरे की जगह खुद को रख के देखना।
आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, और आप जब तक आप मान लीजिए जूता बेचते हैं, आपके जूते की डिजाइन ऐसी है जो दूसरे के पैर में फिट होके उसको काटती है, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको खुद उस जूते में पैर रख के देखना पड़ेगा कि ये सही ढंग से चल रहा है या नहीं, तो ही आप समझ पाएंगे। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था। एम्पैथी एक्चुअली होती है दूसरे की जगह खुद को रख के देखना। जब आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद को पेरेंट्स की जगह रख के देखते हैं तो उनका नजरिया समझ पाते हैं। पेरेंट्स जब खुद को आपकी जगह रख के देखते हैं तो आपका नजरिया समझ पाते हैं। तो ये एम्पैथी जो स्किल है, ये बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आप क्लाइंट की जरूरत को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसके अलावा है असेसिंग द स्पोकन वर्ड। आपको उन शब्दों को जो आप बोल रहे हैं, आपको उसकी वैल्यू समझ में आना चाहिए, और जो सामने वाला बोल रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है, इसको भी एब्जॉर्ब करने की आपको क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको देखें कि वो शब्द क्या बोल रहा है और उसका मतलब क्या है। इसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन से अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये बेसिक स्किल्स थी जो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डेवलप स्किल्स, ये जो क्वेश्चन था अभी मिनी मैम से पूछा गया था कि स्किल की पहचान कैसे करें। तो स्किल की पहचान तो आपने कर ली, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आप इन्वेंटरीज होती हैं, क्वेश्चनायर होते हैं जिनके थ्रू आप अपने स्किल्स की, इंटरेस्ट की, एप्टीट्यूड की पहचान कर सकते हैं। लेकिन इनको डेवलप कैसे किया जाए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमको रिक्वायर्ड स्किल्स कौन सी थी। ये तो पता चल गई कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ये स्किल चाहिए, लेकिन मैं उसको अपने अंदर डेवलप कैसे करूं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप किसी के साथ काम करें, उस पर्टिकुलर स्किल वो होती है जो हम विकसित कर सकते हैं। स्किल वो हुनर होते हैं जिसपे हम मास्टरी कर सकते हैं। तो हुनर पे मास्टरी करने के लिए एक ही तरीका है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। स्किल बाय बर्थ सबके पास नहीं होते, स्किल को आपको सीखना ही पड़ता है। आप जानते हैं कि सिलाई करना है, एक स्किल है। सिलाई कोई भी अपनी जन्म से सीख के नहीं आ सकता, उसको प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा। आप कंप्यूटर चलाना है, ये भी एक स्किल है। आपको औजारों के साथ काम करना है, वो एक हुनर है। ऐसे तमाम हुनर है, ये सीखे ही जा सकते हैं। तो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप किसी के साथ काम करिए, लेकिन उसके साथ में अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे होंगे तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा, आपके अंदर एक प्रेरणा रहेगी कि मुझे ये काम करना है, इसीलिए जॉब करिए। किसी के भी साथ जॉब करिए तो उसको आपको प्रैक्टिकल उस स्किल की नॉलेज हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्किल वर्कशॉप्स होती हैं। अगर इस तरह के कोई कोर्सेज हो रहे हैं, डिप्लोमा हो रहा है, उसके साथ में वर्कशॉप कहीं कहीं पे होती है किसी पर्टिकुलर स्किल पे, तो उसको आप पता करिए, उसको ज्वाइन करिए, तो आप उस स्किल को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जैसा कि यूट्यूब पे ही है। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियो हैं, आप उसको करिए, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप ये स्किल्स जो हैं इनको आप सीख सकते हैं। फॉर्मल कोर्सेज हैं, जो भी कोर्स अवेलेबल हैं आप पता करिए। आप जिस स्किल को सीखना चाहते हैं उसके लिए जो भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप कर लीजिए। तो इस तरह से करके आप स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी उसी के आगे ही है कि ये 6 तरीके हमने अलग अलग बताए हैं स्किल को डेवलप करने के। जैसे ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप जो मैंने पिछले उसमें लिया था। फाइंड अ मेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। तो आप जानते हैं कि एकलव्य ने भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की एक मूर्ति बनाई थी और फिर प्रैक्टिस की थी अपनी धनुर्विद्या की। अब ये तो हमारी धार्मिक कथाओं की बात है, प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक टीचर की फोटो रख लें और हम किसी स्किल में पारंगत हो जाएं। लेकिन यू हैव टू फाइंड अ मेंटर, आपको एक जीता जागता, आपको एक गुरु अपना चाहिए होगा जो उस स्किल में पहले ही हुनरमंद है, जो स्किलफुल है, और उससे आप रिक्वेस्ट करके अपनी स्किल सीख सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया यूट्यूब पे, गूगल पे ढेर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग से कर सकते हैं। कोई
अगर इस स्किल पे काम करता है तो कुछ दिन जाइए और उसको, वॉलंटरी क्या है, जॉब और वॉलंटरी में डिफरेंस है। जॉब में आपको पेमेंट मिलेगी, वॉलंटियरिंग में आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको अंदर से अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदर की प्रेरणा है, उसको बनाए रखना, क्योंकि आपको हासिल जो हो रहा है वो आप समझ नहीं पाएंगे एकदम से कि मैं उस स्किल में पारंगत हो रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत बहुत कठोर करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप बिना पैसों के किसी के साथ जुड़ के मदद कीजिए और अपने अंदर अपनी एक मोटिवेशन को जिंदा रखिए कि मैं कुछ सीख ही तो रहा हूँ, मैं कुछ सीख ही रही हूँ, भले ही मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड वॉलंटियरिंग। वीडियो कंटेंट है, वीडियो बहुत सारे उपलब्ध हैं। वेबिनार, वेबिनार का मतलब ये होता है कि आजकल जैसे अभी हम जुड़े नहीं हैं फिजिकली, हम एक जगह पे उपलब्ध नहीं है, हम सब आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वेब के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम स्किल डेवलपमेंट पे वेबिनार कर रहे हैं। तो ऐसे ही वेबिनार अगर किसी पर्टिकुलर स्किल पे कहीं उपलब्ध हो तो वो आप जरूर करें। यूडेमी और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं। उसके अलावा आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे स्किल्स पे वेबिनार भी चलाते हैं। वो कुछ मिनिमम आपसे फंड मांगते हैं, फीस मांगते हैं, और वो जैसे अभी एक बच्ची ने पूछा था कि वो अपने थॉट्स लिखती है, तो वो थॉट्स को मार्केट कैसे करे या उसको पब्लिश कैसे करे। तो मुझे कुछ ऐसे ग्रुप्स पता है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म, जैसे 2 हफ्ते का एक कोर्स चलाते हैं, हाउ टू राइट अ बुक, राइट शॉप कहलाते हैं वो, हाउ टू राइट अ बुक। तो वो उसके लिए कुछ मिनिमम आपसे फीस लेते हैं और वो पूरा सिखाते हैं कि आप कंटेंट कैसे डेवलप करें, कवर पेज कैसे डेवलप करें, और तो और वो आपको एक बुक पब्लिश भी करवाते हैं। वो ऑनलाइन पब्लिश होती है, ये ऑनलाइन वो बुक भी पब्लिश करवाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यूट्यूब में या गूगल में, इंटरनेट में पूरा अथाह समंदर है। आप बिल्कुल स्पेसिफिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उन वर्ड्स को टाइप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको उसमें से अपने पसंद की या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को छांटना पड़ेगा। तो वेबिनार्स के थ्रू भी आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वोकेशनल कोर्स लिया था, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे। उससे पहले मैं आपको जिस पे हम बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि हम अपना काम कैसे शुरू करें। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो कुछ स्किल्स थे जो कि आपको पता थे कि मुझे अपना काम शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उस पे बात करने जा रही हूँ कि आप करें कैसे, क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले 3 बातें आपको ढूंढनी है। पहली चीज, आपके अंदर या आपके बिजनेस में स्पेशल क्या है, व्हाट इज द बेस्ट यू कैन प्रोवाइड। आपके व्यवसाय में ऐसा क्या है कि लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे। या मैं ऑडिबल हूं क्या? मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज आपकी, थोड़ा सा भी बीच में कट गई थी। हाँ हाँ, ओके ओके जी। तो आपको पता लगानी है कि आपकी बिजनेस की यूएसपी क्या है। किस यूएसपी वो चीज है जिसके द्वारा आप सक्सेसफुल होंगे, या जो ऐसा पॉइंट जो सबसे हटके क्या है। तो वो पता लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज पता ये लगानी है कि आपके बिजनेस में अच्छा क्या है, व्हाट इज द बेस्ट। आपकी बिजनेस की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या बेस्ट चीज क्या है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है आपको पता लगाना है, दैट इज व्हाट योर कस्टमर वांट्स। आपके कस्टमर की डिजायर क्या है, आपका जो ग्राहक होगा, आपका जो बिजनेस है, वो जिस ग्राहक के पास जाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पता लगाना है। अब रिक्वायरमेंट देखिए, आपके बिजनेस में बेस्ट क्या है, ये आप कैसे पता लगाएंगे, आप नहीं तय करेंगे। इसके लिए आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको कुछ एक्सपर्ट लोगों को दिखाना पड़ेगा,
उनकी आपको राय लेनी पड़ेगी कि ये एक्सपर्ट जो हैं ये उस आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय लगते हैं। उस राय को लिस्ट आउट करना पड़ेगा आपको। उन अलग अलग, वो भी एक से नहीं, आप कुछ जो एक्सपर्ट होंगे, नंबर ऑफ एक्सपर्ट आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत की क्षमता के ऊपर है ये। आपने 10 एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, उन 10 एक्सपर्ट्स को आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया और उनके व्यूज आपने नोट डाउन किए। मौखिक पे कुछ नहीं, आप उसको नोट डाउन करिए, भले ही वो मौखिक बता रहे हैं पर आप उसको तुरंत तत्काल नोट डाउन करिए। जब आपके पास 10 लोगों के आ जाएंगे, अच्छा उसमें भी हमें क्या लेना है, किस तरह से लेना है, तो हमें उसकी आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स निकले वो लिखना है, क्या इसमें पॉइंट्स हमारे नेगेटिव थे, क्या कमियां थी वो लिस्ट आउट करनी है। बिल्कुल आप अपने आप को बिल्कुल फ्री होके आप अपनी जो नेगेटिव, जो आपको सामने वाले से नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है उसके लिए भी आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए यही आपके बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 10 आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपना प्रोडक्ट दिखाया, फिर उनको आप कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके आप अपना बनाइए कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें बेस्ट क्या है, और अगर वो कमियां हैं तो उसको भी दूर करिए कि इसको मैं दूर कर लेता हूं या कर लेती हूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आपके क्लाइंट्स की, आपके कस्टमर्स की डिजायर क्या है, क्या चीज है जो बिकेगा, क्यों वो आपको पैसे देगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और उससे आप अधिक से अधिक पैसा निकालना चाहते हैं, और किसी दूसरे की जेब से पैसा निकालना आसान काम नहीं होता है। तो आपको पैसे निकालने हैं तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब उसकी जरूरत फुलफिल होगी तो सामने वाला बड़ी रकम भी देने को तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जिस क्षेत्र में आपको बिजनेस शुरू करना है वहां का एक मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा समय उसके लिए निकालें कि 5 या 6 महीना भी लगता है मार्केट सर्वे को। आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एक टीम डेप्यूट करिए, अपना एक टीम बनाइए, उस टीम को अलग अलग क्षेत्र में लगाइए, और जहां जहां भी इस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं या वो क्षेत्र भी जहां पे वो नहीं बिक रहे हैं, और उनकी वहां पे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, इसको आप पता लगाएं। अगर मान लीजिए आप ड्रेसेस का काम शुरू करना चाह रहे हैं, ड्रेस का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों के बीच में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, लोग कैसी चीज पसंद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज जब आजादी मिली थी उस समय साड़ियां बिकती थी ज्यादा, क्योंकि सलवार सूट एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित थे, ज्यादा सलवार सूट का मार्केट नहीं था, साड़ी का ही बाजार था, साड़ियां ही बिकती थी। साड़ी वाले बहुत अमीर होते थे क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकता था। लेकिन धीरे 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 मार्केट में जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ में आई, जब औरतों ने घर से निकल के बाहर जॉब शुरू किए, तो ये समझ में आया कि साड़ी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है तो सूट ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो सूट की डिजाइनिंग हुई और लोगों ने तत्काल ही सलवार सूट बना के बेचने शुरू किए, वो मार्केट डेवलप हो गया। जब धीरे धीरे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ में आई तो ये पता चला कि औरतें और लड़कियां सलवार में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, पैंट्स में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो पैंट्स आ गई। जैसा मैंने पिछली बार भी आपको अपने सेशन में बताया था कि जीन्स जो थी वो काउ बॉयज के लिए बनाई गई थी। काउ बॉयज मतलब वो होते थे जो चरवाहे होते थे और जो घोड़े पे बैठते थे या बाहर रफ काम करते थे, उनके लिए ये बनाए गए थे, क्योंकि उनकी पैंट जो थी पतले कपड़े की अक्सर फट जाया करती थी। तो जीन्स वाले कपड़े की खोज हुई कि एक ऐसा मोटा कपड़ा बनाना चाहिए जो कि जल्दी ना फटे, और फिर उसका बाजार बनाया गया। तो आप समझ रहे हैं कि कस्टमर की डिजायर हमें पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज आप जानते हैं कि जीन्स का कितना बड़ा बाजार है। आज सिर्फ काउबॉय नहीं, हर कोई पहनता है, हर लड़के और लड़कियां सब जीन्स पहनते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट कितना बड़ा बन गया है इसका। तो आपको बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यही सब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बाजार में कस्टमर को की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए आपको बाजार सर्वे करना चाहिए, आपको अगेन इंटरनेट पे देखना चाहिए कि दूसरे जगहों पे क्या हो रहा है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
वो है आपका कंपटीशन कैसे लोगों के साथ, आपका जो प्रतिस्पर्धा है वो लोग क्या बेच रहे हैं। अगर आप मार्केट में कंपटीशन को देख पाएंगे तो आप अपना प्रोडक्ट उस कंपटीशन के हिसाब से, आपको क्यों सामने वाला दूसरे की कंपनी छोड़ के आपका सामान क्यों लेगा, तो उसमें कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो आपको ये जो है जो कंपटीशन है, आपको व्हाट योर कंपटीशन लैक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपटीशन में क्या कमियां रहेगी। आपकी प्रतिस्पर्धा जब आप करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, उसको जितनी जल्दी आप भांप के सुधार लेंगे, आपका व्यवसाय की संभावना उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो ये जो 3 मैंने क्षेत्र बताए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बना पाई थी इस बारे में। तो मैं देखूंगी, अगर मैं बना पाई तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, आपके ग्रुप में भी ये आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लिख लें। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये था, व्हाट योर बिजनेस डज बेस्ट, आपके व्यापार में आपका व्यापार सबसे अच्छा क्या कर सकता है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि बाजार की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मूल्यांकन करना। और तीसरा प्रतिस्पर्धा। ये तीनों चीजों से अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आप बहुत आसानी से अपना यूएसपी सेट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी सेट हो जाएगी। ये एक पहला स्टेप हुआ आपका। अब दूसरा स्टेप है आपको टीम बनाना। टीम, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि टीम पहले ही बना लीजिए, क्योंकि आप पहले जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ये तीनों स्टेप्स के लिए भी आपको एक छोटी टीम की जरूरत पड़ेगी। तो एक कोर टीम आप पहले बना लीजिए, क्योंकि व्यापार आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो एक कोर टीम पहले बनाइए, वो 2 लोगों की भी, 3, 4, 5 जितने की भी हो सकती है। अगले स्टेप में जब आपने ये पूरा सर्वे कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट का एक यूएसपी बना लिया, अब आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए अब आपको एक बड़ी टीम की आवश्यकता होगी। तो अब आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ फिर आपको वही जो मैंने बेसिक आपको स्किल्स बताई शुरू में ही, कि आपको टीम बिल्डिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर संवाद कौशल होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी टीम बिल्ड करके काम करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के 3 तरीके हैं जिनसे पैसा आ सकता है। या तो आपके पास अपनी जमा पूंजी हो, जिसपे आजकल बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि जमा पूंजी इतनी सारी इकट्ठा होना भी मुश्किल होता है कि हम उसको लगा दें, और उसमें समझदारी भी नहीं है। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो लोन लेना होता है। तो ये लोन जो होते हैं, ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें कि वो व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोन देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। केंद्र की योजना होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना होती है। आप उद्यमिता विकास के किसी भी केंद्र में चले जाएंगे तो आपको इसके ब्रोशर मिल जाएंगे कि किस तरह से ये लोन उपलब्ध हो रहे हैं। तीसरा जो तरीका है वो दैट इज शेयरिंग, कि आप अपना जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, ज्यादा भी लोगों का हो सकता है, और वो इक्वल शेयरिंग कर सकते हैं अमाउंट की। आप एक बेसिक लागत का असेस कर सकते हैं कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे एक मूलभूत कितनी मिनिमम अमाउंट मुझे चाहिए। उसमें आपको एक बैकअप प्लान रखना भी बहुत जरूरी है। जितना आपने इकट्ठा किया वो पूरा आपको बिजनेस में नहीं लगाना है। आपको 1/3 अमाउंट जो है उसको हमेशा बैकअप में रखना चाहिए, कि ये मेरा बैकअप प्लान है, कि मान लीजिए घाटा हो गया तो मैं इस पैसे को वहां पे लगा दूं। तो इस तरह से आप 3 तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, शुल्क आपका इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आप ये एंटरप्रेन्योरशिप पे और डिटेल में हम कभी और सत्र लेंगे, आज उतना समय नहीं है, हम डिटेल में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, आप उसके अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए, और तीसरा आपको वित्तीय सहायता किस प्रकार से मिल सकती है। तो इस तरह से आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और व्यवसाय आपका छोटे से शुरू करके आप बहुत बड़े पे ले जा सकते हैं। यहाँ जितनी चीजें आपको पहले सत्र में आपको बताई गई थी, ब्यूटी एंड वेलनेस है, कुकिंग है, एवरीथिंग, इन सब का व्यवसाय आजकल चलता है, क्योंकि हम बहुत सारी, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी सीमा है, वही हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है। क्योंकि
कोई भी चीज आप बेचने निकलेंगे तो आपको ग्राहक जरूर मिलते हैं, तो आप अपना व्यवसाय जरूर शुरू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं जो हमारा पिछले सेशन में रह गया था, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो सर नेक्स्ट स्लाइड। ये पिछले सेशन में मेरा रह गया था कि वोकेशनल कोर्सेज कौन से हैं। तो ये वो कोर्सेज होते हैं जो आप पढ़ाई के साथ करते हैं। टेंथ में जब आप सब्जेक्ट लेते हैं, 9th में भी एक सब्जेक्ट जो होता है वोकेशनल कोर्स का, वो आप किसी लैंग्वेज को छोड़ के ये आप वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। चूंकि स्किल इंडिया डेवलपमेंट का काम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, इसलिए बहुत सारे सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। तो ये वोकेशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं? अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी वोकेशनल कोर्सेज चलाते हैं। तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इनको हम लेते हैं अपनी भाषा के सब्स्टिट्यूट के रूप में। कोई भी एक लैंग्वेज छोड़ के आप इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो ये कौन से कोर्सेज होते हैं ये मैं बताऊंगी आपको। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये जो कोर्सेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 10th के बाद हैं। आफ्टर 10th आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। 9th 10th में भी आप वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। वो जो कोर्स है वो अप टू 10th कहलाते हैं। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट में होते हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज, लगभग यही सारे कोर्सेज हैं, वो 9th 10th में भी अवेलेबल हैं और 10th के बाद भी आप ये कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मतलब आप जानते हैं जो गाड़ियों से, हमारे वाहन संबंधित जो ऑटोमोबाइल होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी से संबंधित ये वोकेशनल कोर्स होता है। इसमें उसकी रिपेयरिंग और उसका पूरा कैसे वो बनता है और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इन सब का कोर्स होता है। उसके अलावा हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, इस पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये आप मेन अपने विषय के साथ साथ कर सकते हैं। मेन जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं, या फिर आप एक वोकेशनल मेन ये भी कर सकते हैं कि आप मेन स्ट्रीम ही वोकेशनल ले लें, तो उसमें आप वोकेशनल के ही पेपर देंगे। आप इनमें से ही कुछ कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल हैं आपके स्कूल्स में, आप उसमें करते हैं। कंप्यूटर साइंसेस चलते हैं, आईटी का कोर्स होता है, आईटी या आईसीटी का कोर्स चलता है। देन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैटरिंग मैनेजमेंट। कैटरिंग जो रहती है इसका मतलब जो हम ग्रुप में बड़े संख्या में लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केटरिंग। तो उसका भी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट। लेकिन होटल मैनेजमेंट तो पूरा एक होटल के मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स बताता है, ये सिर्फ आपको केटरिंग के मैनेजमेंट का कोर्स बताता है। इंटीरियर डिजाइन का कोर्स होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, खाने की टेक्नोलॉजी पे भी कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, जो मैं आपको तब से जो बात कर रही थी। आप अपना जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स मतलब आप जानते हैं आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन आपको तत्काल सामान उपलब्ध कराती हैं, किराने से लेके A to Z सब कुछ सामान आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है। तो उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मार्केटिंग की जाती है इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। उसके अलावा मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन आप जानते हैं कि ढेर सारे जो हेल्थ केयर होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में तमाम किस्म के इक्विपमेंट होते हैं। आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक डेंटिस्ट के पास ही जाइए तो वो डेंचर से संबंधित तमाम किस्म के उपकरण आते हैं, और ये उपकरण हम ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश में ये उपलब्ध नहीं होती। तो अगर आप ऐसा कोई व्यवसाय, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद कॉस्ट ज्यादा होती है और अवेलेबिलिटी कम होती है, इसीलिए बहुत बड़ा मार्केट जो है वो चाइना पे डिपेंड करता है, सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का। तो हम इन क्षेत्रों में छोटे मोटे कोर्स करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो मेडिकल टेक्नीशियन में आप सिंपल एक बात समझिए ना, एक मेडिकल बेड होता है, उसमें कितनी टेक्नोलॉजी लगती है। वो बेड अपने आप ओपन हो जाता है, स्लांटिंग हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, नीचा हो जाता है,
सरक जाता है, साइड से कवर आ जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि उसमें कितनी सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ऐसे ही तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो टेक्नीशियन काम करते हैं वो मेडिकल टेक्नीशियंस में आते हैं। देन डिप्लोमा इन मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज है, और आप जब खुद जाके ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं वो अलग चीज है, तो डिप्लोमा इन मार्केटिंग है यहाँ पे। देन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का भी डिप्लोमा होता है, आप जानते ही हैं, ये पॉलिटेक्निक में उपलब्ध होते हैं, पॉलिटेक्निक में कोर्सेज होती हैं इनकी। ऐसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। देन फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा होता है। हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट स्टडीज होती हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि आप होटल में हैं या कहीं भी आप ग्राहक को जो सुविधा प्रदान करते हैं उसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए कोर्स है। इसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में आप जाते हैं तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल मतलब जैसे आप फिजियोथेरेपी होती है, इसी तरह की उनकी बहुत सारी भावात्मक जो थेरेपीज होती हैं, अगर इमोशनल थेरेपीज पे काम होते हैं, तो ये ऐसे अलग अलग कोर्सेज होती हैं, इनको पैरामेडिकल कोर्सेज कहते हैं। आप एक्सरे मशीन ऑपरेटर होता है, एमआरआई मशीन के ऑपरेटर होते हैं, डायलिसिस मशीन के ऑपरेटर होते हैं, ऐसे तमाम मेडिकल से संबंधित जो कोर्सेज होते हैं इनको हम पैरामेडिकल कोर्सेज कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं टूरिज्म, टूरिज्म भी होता है। जानते हैं कि एक बहुत बड़ा उद्योग जो है वो टूर होता है। ऐसे छोटे छोटे से बहुत जो द्वीप हैं, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, ये बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं जहाँ मेन जो व्यवसाय है उनका ये टूरिज्म होता है, जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और उन्हीं से ही उन देश की इकोनॉमी चलती है, आप समझिए। तो ये टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसके भी छोटे शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो और कोर्सेज हैं वो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज हैं। वेब डेवलपमेंट, आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कोर्स हो गया है। वेब डिजाइन, हर किसी को अपना वेब डिजाइन करना है और यहाँ पे एक ऐप डिजाइन भी आप डाल सकते हैं। वेब डिजाइन के अलावा ऐप डिजाइनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये भी कई जगह उपलब्ध होता है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, सॉरी ये दोबारा आ गया। इवेंट मैनेजमेंट, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। इवेंट मैनेजर का भी, जो मैंने आपको अभी एंटरप्रेन्योरशिप बताया, उसमें इवेंट मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई डोंट नो, मैं शायद सुन नहीं पाई होंगी कि मिनी मैम ने इसको कवर किया था कि नहीं, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ अगर कवर भी किया होगा तो। इवेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप, जैसे बड़े बड़े आपने देखा है शादियां मैनेज होती है, वो एक मूवी भी आई थी रणवीर सिंह वाली, अनुष्का शर्मा थी उसमें, मुझे नाम नहीं याद है उसका, उसमें वो मैरिजेस को मैनेज करते थे। तो आप देखते हैं कि मैरिज को मैनेज करने में कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और लोग सिर्फ उस सुविधाओं के लिए, आप देखते हैं तरह तरह से जयमाला हो रही है तो स्टेज गोल घूम रहा है, कई जगह पे ऐसा आजकल हो गया है कि ऊपर से राजकुमारी की तरह दुल्हन आ रही है और दूल्हा राजकुमार की तरह आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैनेज भी तो करनी पड़ती है ना, इसके पीछे की बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो पूरा मैनेजमेंट, एक सिंपल मैं मैरिज का बता रही हूँ, ऐसे ही मान लीजिए कि बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उनको इवेंट कराने हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम कराना है, तो वो सारी व्यवस्थाएं खुद देखने के अलावा बजाय वो क्या करते हैं, किसी इवेंट मैनेजर को ये दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उद्योग धंधा है, इसका भी आप कोर्स करके, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट पे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट तरफ से भी, और आप जितनी अच्छी सर्विसेज देते हैं आप उतने अच्छे पैसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। उसके अलावा ब्यूटिशियन, आपको पता ही है ब्यूटिशियन का कोर्स होता है। सर नेक्स्ट, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आफ्टर 12th है, मतलब इनको कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास तो मैं सरसरी तौर पे इनको मैं रीड कर देती हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप बात करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, एसईओ, सर्च इंजन, आप जैसा जानते हैं कि गूगल एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है, तो इनके भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसमें आप
SEO का काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैंने बताया ही आपको, फोटोग्राफी इसका भी एक डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है। फोटोग्राफी के बाद फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपने देखा ही होगा कि एनिमेशन डालते हैं जिसमें आपने कार्टून्स देखे हैं, जो आप छोटे थे तब आपने बहुत तरह के कार्टून शोज देखे होंगे। तो ये जो मूविंग आपको कैरेक्टर दिखते हैं तो ये एनिमेशन होता है। और आजकल तो बड़ी बड़ी मूवीज में भी स्पेशल इफेक्ट डाल के एनिमेशन डाल दिया जाता है। ब्यूटिशियन के कोर्स हैं। फॉरेन लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, ये भी पीजी डिप्लोमा के रूप में उपलब्ध होते हैं। आप जर्मनी में, फ्रेंच में, जहां भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। जापानीज लैंग्वेज है, रशियन है, चाइनीज है, ऐसे अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस के आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं दूसरे देशों में तो हिंदी में बात करते हैं। दूसरे देश का जो हेड होता है वो अपने देश की भाषा में बात कर रहा है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, समझ में कैसे आ रहा है उसको, हमारी भाषा और सामने वाले को की भाषा हमें कैसे समझ में आती है। तो वहां पे एक ट्रांसलेटर उपलब्ध होता है। तो ट्रांसलेटर भी आप जानते हैं वो बहुत ही वीआईपी होता है और उसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी होती है। तो उसके अलावा ये तो मैंने एक हाई लेवल का बताया। कई बार बुक्स ट्रांसलेट करना होता है, फिल्म की स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करनी होती है। आपने देखा कि साउथ इंडियन मूवीज जो हैं वो हिंदी में डब कैसे हो रही हैं, तो कोई ट्रांसलेटर ही तो है जो उसको हिंदी में डब कर रहा होगा। तो इसकी भी पूरी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। तो ये आप ट्रांसलेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। टाइपिंग ये आप जानते हैं कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, डेटा एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो टाइपिंग का कोर्स होता है। टैक्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, टैक्स प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, जो टैक्स देते हैं। आप जानते हैं कि आजकल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगते हैं, जीएसटी आपने सुना होगा। तो कई जीएसटी के एक्सपर्ट होते हैं जो 4-5 छोटे छोटे जो फर्म्स हैं उनको ले लेते हैं और रेगुलर उनका जीएसटी भरने का काम इनका होता है और उनको उसके एवज में रोजगार मिलता है। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस का कोर्स होता है जिसमें हम अपने देश का सामान बाहर भेजते हैं, बाहर से हमारे देश में भेजते हैं, इसका कोर्स होता है। केटरिंग सर्विसेज मैंने पहले ही बताया 10th वाले में। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आप समझ रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट का भी कोर्स है। टूरिज्म मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड आईटी इस पे हम बात कर चुके हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी ये एक बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है जो हमने किया हुआ है, जो हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली। आजकल बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि आपको एक सिर्फ एक जरूरत ये होती है कि कोई आपकी सुन ले या आपको एक निष्पक्ष सलाह दे दे। तो उसके लिए काउंसलिंग का कोर्स होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स होता है। ये स्कूलों में इसके थ्रू काउंसलर की पोस्ट होती है, उसको जॉब मिलती है और हॉस्पिटल्स में मिलती है क्योंकि मरीज होते हैं वो एक दीर्घ समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको परेशानी हो रही है मानसिक रूप से, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये जो काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हैं ये वहां पे भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोग आके फीस देके अपनी काउंसलिंग कराते हैं, करियर काउंसलिंग कराते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप जानते ही हैं, बीसीए है ना, डीसीए, पीजीडीसीए, ये सारे कोर्सेज होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, ऑफिस में आपको किस किस तरह के काम होते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसके लिए ये कोर्स है। उसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे उद्योगों के लिए आप इसमें ये वाला कोर्स कर सकते हैं कि आपको लघु उद्योग शुरू करना है तो कैसे करेंगे, लघु और मध्यम वाले। मटेरियल मैनेजमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसेज होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे कि बहुत सारा सामान रखा रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोर्स होते हैं। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, एमबीए वगैरह जो होते हैं वो इसके उसमें भी डिप्लोमा कोर्सेज आपको मैनेजमेंट के रिलेटेड भी मिलते हैं। इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जहाँ पे सेल्स मैनेजर होते हैं जो इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी छोटे ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट आपने सुना होगा, ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों में एक एचआर वाला होता है।
तो वो जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को भर्ती करता है कि कितने लोगों को, किस तरह के लोग हमें किस काम के लिए चाहिए, तो उसको HR का कोर्स बोलते हैं। जर्नलिज्म, पत्रकारिता आप जानते ही हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन में राइट में हॉस्पिटैलिटी, मैंने आपको बताया, केटरिंग, ट्रेवल, टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। आप जानते हैं आजकल कोई भी छोटा भी इवेंट हो तो हम तत्काल केक काटते हैं, और एक नहीं 5-5, 6-6 केक काटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है कुकीज का, और बेकरी वाला जो है, केक और कुकीज वगैरह के लिए, पेस्ट्री वगैरह के लिए, तो ये एक कोर्स होता है इसके लिए भी। देन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी डिजाइन, ये मैम ने बताया था, ज्वेलरी बनाने वाला, फैशन टेक्नोलॉजी, बुटीक मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, मल्टी क्यूजिन माने वही खाना पीना, तरह तरह की डिशेस बनाने के लिए कोर्सेज होती हैं, कलनरी वाली। उसके अलावा इंटीरियर डिजाइन एंड स्टाइलिंग, ये एक नया वर्ड है, आप समझ रहे हैं, स्टाइलिंग आ गया है आजकल। जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे जो हीरो हीरोइन है या जो स्पेशल लोग हैं, आजकल एक चीज चली है कि उनकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होगी, तो वो स्टाइल करने के लिए भी एक्सपर्ट होते हैं, जो कि उनकी स्टाइलिंग करते हैं। सिर्फ उनकी नहीं, ये स्टाइलिंग हर चीज की होती है। आपके दुकान की स्टाइलिंग होगी, आपके ब्रांड की स्टाइलिंग होगी, आपके नाम की स्टाइलिंग होगी, ये सारी चीजों के लिए भी कोर्सेज हैं। देन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का कोर्स होता है। फिर एक्टिंग एंड टीवी प्रोडक्शन, इसका कोर्स होता है। मीडिया प्रोग्रामिंग, इसका होता है। फिर उसके अलावा नॉन लीनियर एडिटिंग, ये ज्यादातर बुक से रिलेटेड होती है, पत्रकारिता से। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, नहीं इसके पहले वाला। चलिए, जब तक स्क्रीन पे आ रहा है मैं आपको बता दूं, एक्टिंग और टीवी प्रोडक्शन के अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का एक कोर्स होता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बताते हैं, उसका एक कोर्स होता है। फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कोर्स, ठीक है, ये ज्यादातर कवर हो गए हैं। हाँ, एक और कोर्स है ऑडियो टेक्नीशियन का। ऑडियो टेक्नीशियन, आप समझ रहे हैं कि आजकल वॉइस ओवर, जैसे आप रेडियो जॉकी भी आपने सुने होंगे ना, कि तमाम जो रेडियो चैनल है, FM है, उसमें रेडियो जॉकीज आते हैं, वो हैं। या फिर वॉइस ओवर देना होता है आपको एनिमेशन में, जो आवाज होते हैं वो तो इंसानों के होते हैं, तो वो सब का भी स्टूडियो होता है जो रिकॉर्ड करता है, उसमें भी टेक्नीशियन लगते हैं। उनके रिकॉर्ड, साउंड एंड रिकॉर्ड के भी सिस्टम होते हैं, उस पर काम करने के लिए होते हैं, तो इसका एक ऑडियो टेक्नीशियन का कोर्स होता है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें साउंड कैसे मैनेज करना है, तो इन सब के ये कोर्सेस होते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस के, लॉ के और ऑफिस मैनेजमेंट के भी शॉर्ट टर्म छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। थैंक यू।